जैसा कि आजकल केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जाम खत्म हुए हैं और इंटरव्यू की तैयारियां शुरू हो गई हैं और फिलहाल डीएसएसबी में लेक्चरर हिस्ट्री हूँ। लगभग 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं मुझे इस संगठन में कार्य करते हुए। कहते हैं कि जो आखिरी समय होता है, जो एज लिमिट जिसको हम कहते हैं, उसके मैं आखिरी पायदान पे था, तब जाकर के यह नौकरी मुझे मिली। और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे साथ। और जैसा कि आजकल केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जाम खत्म हुए हैं और इंटरव्यू की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों में, एस्पिरेंट्स में यह एक क्यूरियोसिटी है, एक उहापोह है कि हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं हूं विवेक विशाल, केंद्रीय विद्यालय संगठन में रह चुका हूं, नवोदय विद्यालय समिति में, और फिलहाल डीएसएसबी में लेक्चरर हिस्ट्री हूं। और आज हमारे साथ हैं अजय कुमार पांडे सर, जो पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, केवी बोरझार गुवाहाटी में। तो सर, आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि सर, आप अपनी जर्नी को, कैसे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आए और उसके बाद इंटरव्यू की क्या प्रक्रिया रही, हम आपके साथ जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा विवेक जी ने बताया, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हूं और लगभग 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं मुझे इस संगठन में कार्य करते हुए। तो संगठन को ज्वाइन करने की जो मेरी जर्नी है, जो मेरी यात्रा है, वो कुछ यूं है कि मैंने अपने कहते हैं कि जो आखिरी समय होता है, जो एज लिमिट जिसको हम कहते हैं, उसके मैं आखिरी पायदान पे था, तब जाकर के यह नौकरी मुझे मिली। और यह बताने में मुझे हर्ष है कि यह प्रथम प्रयास में ही हो पाया था। अच्छा। इससे पहले मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा नहीं दी थी कभी, हाँ। और पहला ही प्रयास था और कौन आखिरी कौन भी सा था, साल था क्योंकि सर? यह 2013 की बात है। 2013 की बात है। हाँ, उस समय मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। और रही बात कि हम लोग साक्षात्कार पे आपका यह प्रोग्राम केंद्रित है, हाँ। तो मैं कहना चाहूंगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो नौकरी है, जिसमें आप शिक्षक बनते हैं, यह बहुत ही, कहते हैं कि एक प्रतिष्ठित नौकरी है, जिसमें आप अर्न तो करते ही करते हैं, आपको सैलरी मिलती है अच्छी खासी, इसमें प्रतिष्ठा पर्याप्त है। आप बच्चों के साथ जुड़ते हैं और आपका जो अनुभव होता है, वो दिन प्रतिदिन एक नए अनुभव को आप साझा करते जाते हैं, आप सीखते जाते हैं और जीवन आपका बेहतर होता जाता है। अर्निंग के साथ साथ आपकी लर्निंग भी चलते रहती है। अर्निंग और लर्निंग दोनों साथ साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है, जब तक आप इसमें रहते हैं और उसके बाद भी। हाँ हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि 2013 में जब आपने बताया कि आप अपने उम्र के अंतिम पायदान पे थे, और मतलब जो उम्र लिमिट है उस समय के हिसाब से, तो किस तरीके से आपने रिटन क्वालिफाई किया, क्या हुआ, और फिर इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? इंटरव्यू कहाँ हुआ था उसको थोड़ा विस्तार से आप बताएं, ताकि हमारे दर्शक, हमारे एस्पिरेंट्स जान सके कि एक व्यक्ति जो उम्र के उस दौर में है, जब उसके अटेम्प्ट खत्म होने वाले हैं, वहां से भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। मैं उस वक्त 35 वर्ष का था। तो अच्छा। सामान्यतया घर परिवार समाज ये सब मान के चलने लगते हैं कि अब इनको नौकरी नहीं मिलने वाली है, हाँ। और एक बड़ा दबाव रहता है कि कुछ और किया जाए, क्यों नहीं आप कोई और रास्ता देखते हैं। हम्म। तो मेरे लिए मुश्किलात ये थी कि मैं ठीक से समझ नहीं पाया था या पहचान नहीं पाया था कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं और मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। हम्म। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयास करते हुए अंततः एक बहुत हड़बड़ाहट थी, बेचैनी थी कि क्या हो। तो उसी दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी आई हम्म। और मैंने इसको भरा। हम्म। और यूं कहें कि उस वक्त बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे। हम्म। उसी समय पर केवीएस ने अपना जो रिटन एग्जामिनेशन था मेंस की तरह से, उसको समाप्त किया था और केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे। उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर हम्म। आपको साक्षात्कार में सम्मिलित होना होता था। हम्म। तो 2013 दिसंबर में मैंने रिटन टेस्ट में, पेन पेपर जो टेस्ट था बहुविकल्पीय प्रश्नों का, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। और मई 2014, मुझे थोड़ा ठीक और से याद, आवाज। हम्म। मई 2014 में
हम्म। मेरा इंटरव्यू था हाँ। दक्षिणी दिल्ली के बेर सराय में, अच्छा। जो केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर था। अच्छा। और घटना बड़ी रोचक है कि मैं सारी रात सफर करके सुबह हाँ। सुबह मैं पहुंचा था, लगभग 8 बजे के आसपास में पहुंच गया। हम्म। और मेरी दाढ़ी हल्की हल्की बढ़ी हुई थी, तो जो लोगों ने मेरे दिमाग में भर रखा था कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। जी। तो मैं थोड़ा बेचैन सा था कि कहीं कोई ऐसी दुकान मिल जाती जहां मैं अपनी शेविंग करा लेता। अच्छा। और चूंकि सुबह के 8 बज रहे थे और दक्षिणी दिल्ली का वो हिस्सा जो सामान्यतः पढ़ने लिखने वाले लोगों से भरा रहता है, और वो सुबह थोड़ा देर से जगते हैं, ऐसा मुझे पता लगा वहां पे। तो मैं हम्म। दौड़ता रहा, लेकिन ऐसी कोई भी दुकान मुझे नहीं मिली जहां मैं अपनी शेविंग करा पाता, तो उस बढ़ी हुई शेविंग के साथ ही मैं चला गया था इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा। अच्छा। फिर मैं वहां गया तो वहां मैंने देखा कि एक भारी भीड़ जमा है अंदर, और सभी लोग वेल ड्रेस्ड थे। हम्म। फिर मैं दबाव में आ गया। आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया होगा कि अरे अब क्या होगा। मेरा आत्मविश्वास थोड़ा सा कम तो जरूर हुआ, मुझे मुझे ये मानना चाहिए। हम्म। क्योंकि वो दबाव मेरे ऊपर झलकने लगा कि अगर ऐसे आना है तो मैं तो बिल्कुल भी ठीक से नहीं हूं, जाने क्या होगा। हम्म। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ तो वहां तो सारी स्थितियां ठीक थी, क्योंकि सारे मेरे पास मेरे अंक पत्र, मेरे प्रमाण पत्र, मेरे जो प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन था, वो सारी चीजें मेरे पास थी, तो वहां मुझे कोई समस्या नहीं हुई। हम्म। जब साक्षात्कार के लिए जिस बोर्ड में मेरा पड़ा, हम्म। वहां पहुंचने तक मैं अत्यंत दबाव में था। अच्छा। और फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कुछ ठंडे पानी से अपने चेहरे को धुल लेना चाहिए। हाँ हाँ। जब मैं वॉशरूम में जाता हूँ और वहां अपने चेहरे को धुलता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है, और मुझे ध्यान आया कि मुझसे जो पूछा जाएगा उसका मेरे अपीयरेंस से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर सामने वाले व्यक्ति को इससे इतनी ही समस्या होगी कि आपकी दाढ़ी क्यों बढ़ी हुई है, हम्म। आपका ये शर्ट और पैंट प्रॉपरली आयरन क्यों नहीं है, तो मैं उसका समुचित जवाब दे पाऊंगा कि मैं लगभग 17-18 घंटे की ट्रेन से यात्रा करके आ रहा हूं, और हम्म। सीधे मैं रेलवे स्टेशन से यहीं आया हूं, यह जवाब में। और इतना सोचने के साथ ही हम्म। आत्मविश्वास मेरा छलांग मार के बहुत ऊपर पहुंच गया, और अब मेरे चेहरे पे वो तेज बिल्कुल दिखाई दे रहा था। मैं स्वयं भी महसूस कर पा रहा था, और मेरे सामने के जो लोग थे वह भी महसूस कर पा रहे थे। हम्म। फिर इसमें एक और चीज घटित हुई कि हम 6 लोगों को एक साथ बुला करके उस बोर्ड के सामने बिठाया गया कुर्सियों पे, अच्छा। कि आप यहाँ बैठिए, एक एक करके आपको जब नाम पुकारा जाएगा तो आप बोर्ड में अंदर जाएंगे। हम्म। तो सामान्यतः एक होता था कि जैसे ही बोर्ड से कोई निकल के बाहर आता था, हम्म। तो सभी जो प्रतिभागी थे वो दौड़ करके उसके पास जाते थे और पूछते थे, तुमसे क्या प्रश्न पूछा गया। हाँ। और फिर जो बाकी बचे हुए लोग होते थे वो लगातार अपने दिमाग में उन प्रश्नों का उत्तर तैयार करने लगते हाँ हाँ, बिल्कुल। या तो वो थे। डाउन हो जाते होंगे या फिर अप हो जाते होंगे कि अच्छा ये तो मैं बता ही सकता हूँ, फिर तो उसको अपने जिनको अपने ये अनुसार। लगता था कि अरे ये प्रश्न तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो प्रफुल्लित हो जाते थे। हाँ। और जिनको लगता था कि अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, तो वो थोड़े से डाउन हो जाते थे। हतोत्साहित होते थे। हम्म। पर ये क्रम बदस्तूर जारी था, और ये सभी बोर्डों के सामने जो प्रतिभागी बैठे हुए थे उन सबके साथ ये हो रहा था। हम्म। तो मेरे साथ भी था। मैं थोड़ा अंतर्मुखी व्यक्ति होने के नाते मैं स्वयं तो पहुंच के नहीं जा पा रहा था कि क्या आपसे पूछा गया ये मैं पूछ लूं, हम्म। किंतु जो दूसरे प्रतिभागी पूछ रहे थे सुन रहे वहां थे मैंने अपना कान लगाया था कि ये क्या पूछ रहे हैं। आप। मतलब मैं भी, मेरी स्थिति भी उनसे जुदा नहीं थी। बस हाँ। इतना था कि मैं नहीं अप्रोच कर रहा था, यही बात उसमें थी। यही अंतर है कि जब तक आदमी एस्पिरेंट रहता है तब तक उसको एक जागरूक, एक उत्साह बना रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर क्या हो रहा है क्या। वो हाँ, आने के बाद अब शायद आपको लगता होगा कि अच्छा उसको ऐसे भी टाला जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। वहां हम और सहज हो सकते थे। हाँ। और मजेदार बात यह है कि मैं अपने अंदर से पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं सहज हो जाऊं। पर हाँ। यह बड़ा स्वाभाविक है, और इसको मैं खूब मानता हूं, आज भी मैं देखता हूं हाँ। कि इंटरव्यू चाहे छोटा हो बड़ा हो, उम्र के आपके किसी भी पायदान पर हो, हाँ। इंटरव्यू अंततः इंटरव्यू है, उसमें घबराहट होनी ही है, और वो बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक तो है। मैं जो जो अभी प्रतिभागी हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि आपके अंदर घबराहट है उसको लेकर,
तो यह अत्यंत स्वाभाविक है, ऐसा होना ही चाहिए, और ऐसा होता है तो आप समझिए कि बिल्कुल सामान्य चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं। फिर जब मुझे आप बोर्ड के भीतर गए तो फिर क्या हुआ? हाँ, भीतर जाने के साथ ही जो एक सामान्य शिष्टाचार है, जिसमें मैंने अनुमति लेकर के मैं अंदर गया। हाँ। और जब तक बोर्ड ने मुझसे बैठने के लिए नहीं कहा, हालांकि इसमें 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, आप अनुमति मांगते हैं और हम्म। सामान्यतया वो इशारा या तो इशारा कर देते हैं बैठने के लिए, या मुख से ही बोल देते हैं कि बैठिए। हाँ। हम्म। और जो सामान्य प्रश्न पहला पूछा जाता है वह है कि आप अपने बारे में बताइए, कुछ बताइए। कुछ बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताने से मतलब वो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन। योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। योर सेल्फ। हम्म। ये एक सामान्य प्रश्न है जो 10 में से 8 बार पूछा जाता है। हम्म। तो मुझसे ये कहा गया था कि पहले भी, और मुझे भी ये ध्यान में था कि अपना परिचय बहुत अच्छे से याद कर लेना है, हम्म। क्योंकि आपकी जो शुरुआत होती है अगर वो बेहतरीन हो गई, हाँ हाँ। बोर्ड को आप पसंद आ गए, हाँ। तो आप यूं समझिए कि 25% काम आपका हो गया। हम्म। लेकिन आज मैं इस बात से थोड़ा फर्क रखता हूं, इतना इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा। वो जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है, हाँ हाँ। वह बोर्ड वस्तुतः आपकी जो स्वाभाविक घबराहट है हाँ। उसको कम करने का काम करता है। हाँ। यह वह भी समझते हैं तो कि कोई, इंट्रोडक्शन एक क्वेश्चन नहीं है कि उसका आंसर आप तैयार करके जाएं कि इंट्रोडक्शन में मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, ऐसे पूरा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं ठीक, है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वो एक आइस ब्रेकिंग है कि हम लोग बातों की शुरुआत कैसे करें। जैसे आजकल कहता निस्संदेह, है कि तुम्हारा नाम क्या है, कैसे हो, ये बातें हैं। बिल्कुल। हम्म। उसमें यह होता है कि जो प्रतिभागी है, जो परीक्षार्थी है, हाँ। वो जब वैसे प्रश्नों का उत्तर देने लगता है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूं, मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, तो हम्म। ऐसे 2 4 5 वाक्य बोलते बोलते वो स्वतः सहज हो जाता है। हाँ। और उसके बाद वास्तविक जो उसका इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, वो तब शुरू होता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी यही हुआ। उन्होंने कहा कि पांडे जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हम्म। तो बहुत ईमानदारी से मैं बताऊं कि सबके कहने के बावजूद भी मैंने कोई अपने बारे में अपना परिचय तैयार नहीं किया था। हम्म। बिल्कुल सामान्यतया मैंने अपना नाम बताया, हम्म। मैंने कहाँ से पढ़ाई की, हम्म। और इसकी परीक्षा दी, और वह भी मैंने उसको जोड़ा कि मैं सारी रात यात्रा करके और अभी अभी पहुंच पाया हूं। हम्म। तो बोर्ड मेंबर्स के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, हाँ। मेरी घबराहट को वो पहचान भी गए थे, और फिर उन्होंने शुरू किया। बिल्कुल। तो पहला जो उनका प्रश्न था वो मेरी जो एकेडमिक्स थे उससे प्रश्न उनका आया कि अच्छा, ये विषय आपने पढ़ रखा है। हम्म। तो मैं बताऊं कि ग्रेजुएशन में मेरा ज्योग्राफी, हम्म। इकोनॉमिक्स हम्म। और इंग्लिश लिटरेचर था। हम्म। साक्षात्कार की शुरुआत मेरी हिंदी में हुई। अच्छा। तो कुल 7 लोग थे उस बोर्ड में, 7 अ- लोग थे। अरे वाह। एक बड़ा सा बोर्ड था। हम्म। उसमें, और जैसे ही इंटरव्यू थोड़ा आगे बढ़ा, हाँ। तो एक माननीय बोर्ड सदस्य ने मुझसे कहा कि पांडे जी, थोड़ी अंग्रेजी में भी बात कर लीजिए। अच्छा अच्छा। तो फिर वहां से वो अंग्रेजी भी शुरू हुआ, पर साक्षात्कार की शुरुआत हिंदी में हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बाइलिंगुअल नॉलेज का टेस्ट लेना चाह रहे थे कि आप दोनों में सहज हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल, वो सहजता की जांच करना चाह रहे थे। तो यह बात अब बिल्कुल सत्य है। अब इस प्रश्न से, आपके इस अनुभव से एक प्रश्न निकलता है कि जैसे आपको तो अंग्रेजी आती थी, आप सहज थे थोड़े बहुत, पर क्या जिनको नहीं आती है उनको इस पर क्या करना चाहिए? बहुत घबराहट तो भाषा को लेकर है, अंग्रेजी ने जो औपनिवेशिक दबाव डाल रखा है उसके ऊपर है कि आखिर अब क्या करें, अब तो समय अंत आ गया है, तो अंग्रेजी के साथ क्या करें? विवेक जी, मैं बिल्कुल दावे के साथ यह कह रहा हूं हम्म। कि भाषा किसी भी रूप में आपका बैरियर नहीं है, हम्म। किसी भी रूप में बैरियर नहीं है। हम्म। सामान्यतया क्या होता है भाषा को लेकर कि हम लिखना जानते हैं, हम्म। पढ़ना जानते हैं, हम्म। बोलने में उतने सहज नहीं होते हैं। हाँ। और यह उस प्रतिभागी की गलती नहीं होती है, क्योंकि हम जिस परिवेश में हैं
उसमें बोलचाल का माध्यम अंग्रेजी नहीं होने की वजह से वो उतना फ्लुएंट नहीं होता है उस भाषा में, पर वो बोल सकता है, वो चीजों को समझ सकता है। तो मैंने जो वहां महसूस किया, और उसके बाद भी मैंने 2 और इंटरव्यू दिए, वो भी केवीएस में ही दिए। और फिर स्कूली साक्षात्कार लेने का जो मौका हम लोगों को प्रतिवर्ष मिलता है, जो अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति होती कॉन्ट्रेक्चुअल है, टीचर्स के लिए, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति में भी मैंने ये बात महसूस की कि भाषा बैरियर नहीं है। हाँ। अब आप इतना भी हिंदी मत बोलिए कि अंशकालिक का अंग्रेजी खोजने लगे लोग। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए जो इंटरव्यू, अब क्या होता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के इंटरव्यू होते हैं वो केवीएस में जो ही टीचर हैं वही लेते हैं। तो हाँ। सर भी लेते हैं, जो टीजीटी एसएसटी के लिए इंटरव्यू हो या इकोनॉमिक्स के लिए, तो सर उसमें बैठते हैं एक पैनल मेंबर के रूप में। अब फिर सर क्या हुआ? तो वहां से शुरू होता है, फिर उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा, और उसमें से एक जो बोर्ड मेंबर थे वो काफी प्रभावित हुए कि आप तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ज्योग्राफी भी पढ़ा सकते हैं, और बाकी हिस्ट्री और जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में क्या। तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने उसके बारे में उसको भी पढ़ा है, लेकिन उसकी डिग्री नहीं ली है मैंने। अच्छा। तो वो प्रभावित हुए, अच्छा चलिए ठीक है। उसके बाद से जो प्रश्न निकल के आया दूसरे बोर्ड मेंबर के द्वारा कि पांडे जी ठीक है, आप हमें कुछ पढ़ा के दिखाइए। अब ये एक प्रश्न था जो उन्होंने मेरे पाले में दे दिया कि मैं कुछ भी पढ़ाऊं। मेरा ये मानना है कि पहले से हमको कुछ न कुछ टॉपिक्स तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है, प्रत्याशित है, एक्सपेक्टेड है कि वो हमसे पूछे कि हम पढ़ाएं, ताकि वो देख सकें कि हम कैसे पढ़ाते हैं। मैंने वहां पे ये कह दिया कि सर बेहतर होगा अगर आप ही कोई टॉपिक मुझे दे दें, मैं उसको पढ़ाऊं। अरे भाई, तो आत्मविश्वास सब छलांग मार रहा है। ये जो ये आत्मविश्वास इसका अभी सोया हुआ था अब छलांग मार रहा है कि हाँ, वो अंदर जाना, हाँ अपना परिचय देना, इतना हाँ समय पर्याप्त था सेटल डाउन होने के लिए। वो घबराहट चली गई थी, मैं हाँ। अत्यंत अब सामान्य हो गया था, सहज हो गया था। और बोर्ड मेंबर ने मुझसे कहा पढ़ाने के लिए, तो मैंने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा कि सर आप ही कोई टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए, मैं उसको पढ़ा देता हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने भी इसको बड़े सहजता से लिया और एक टॉपिक मुझे सजेस्ट कर दिया। टॉपिक था पॉपुलेशन। उन्होंने कहा अच्छा। पॉपुलेशन पढ़ा के दिखाई। हाँ। अब मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि मैंने टॉपिक पूरा पढ़ाया भी नहीं, बस शुरुआत ही की थी। तो जो कुछ मैं बोलता जा रहा था, प्रश्न उसी से निकलते जा रहे थे, और भिन्न जो अलग अलग बोर्ड मेंबर्स थे वो प्रश्न पूछते जा रहे थे। तो वो जैसे टीचिंग में सिखाया जाता है कि वो पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न आप शुरू करिएगा, तो क्या आपने वो ऐसा किया था या फिर आपने डायरेक्ट टॉपिक से शुरू कर दिया था? मैंने कोशिश की थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रोका था। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं नहीं, आप सीधा पढ़ाइए। अच्छा, सीधा पढ़ाइए। हाँ। तो बाकी हालांकि इसके मुझसे पहले के जो प्रतिभागी थे, जब वो लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपसे क्या पूछा गया, हाँ हाँ। तो उनका यह अनुभव था कि उनको नहीं रोका गया था, उन्होंने वो मतलब वैसे शुरू किया था पूर्व ज्ञान के आधारित पूर्व वाला। ज्ञान के आधार पर मुझे रोका गया था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे पढ़ाइए। बिल्कुल। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और उसी में से प्रश्न निकलते गए, और अंततः वो मेरा जो मुख्य विषय था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वो उस पे आ गए। अच्छा। और उन्होंने फिर बजट पे मुझसे प्रश्न करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बहुत बेसिक प्रश्न जानना चाहते हैं कि 1 मिनट सर, आपका इंटरव्यू कब हुआ था? मई में? मई में। ठीक है, तब तक बजट आ गया था। उस साल का बजट हाँ, तब तक बजट आ गया बजट था। आ चुका था। तो इसका मतलब अभी मार्च चल रहा है, बजट आ गया है, तो जिसका भी इंटरव्यू होना है, जिस इकोनॉमिक्स वाले हों अगर ज्योग्राफी वाले, सोशल साइंस से रिलेटेड जो हों, तो हाँ, हो सकता है उनसे बजट के एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। पूछे जाए, बिल्कुल। हम्म। तो मुझसे एक आधारभूत प्रश्न किया गया कि नेशनल बजट और फैमिली बजट में क्या फर्क है। अच्छा, नेशनल बजट फैमिली बजट में, अच्छा। क्या फर्क है। अच्छा। तो सवाल सहज था, और हाँ संभवतः मेरे लिए ये आसान था। मैंने सटीक जवाब दिया। मैंने कहा कि वैसे तो बहुत अंतर है, हाँ लेकिन इसमें जो आधारभूत अंतर है वो ये है कि फैमिली का जो बजट बनता है वो पहले हम देखते हैं हमारी इनकम कितनी है, फिर हम हाँ। उसके खर्चे तय करते हैं। जबकि नेशनल बजट में होता है कि पहले हम अपने एक्सपेंडिचर्स डिसाइड करते हैं, हाँ
फिर ये तय करते हैं कि इतने एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू कहां से हम अर्न करेंगे, उसका उसकी व्यवस्था की जाती है। चलिए ठीक है। तो इस पे वो प्रसन्न हो गए थे। हम्म। फिर कुछ बातें उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर से, जो कि मेरा एकेडमिक्स था, उससे उन्होंने पूछा। एक जो नॉवेलिस्ट है उनका नाम पूछा था, उनकी एक रचना पूछी थी, थॉमस हार्डी की रचना पूछी थी उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद से फिर मेरा प्रश्न आ गया कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, केवीएस के बारे में बताइए। केवीएस के बारे में। अब ये एक ऐसा प्रश्न था जिसमें मैं बहुत तैयार नहीं था, तो बहुत ईमानदारी से मैं बताऊं। एस्पिरेंट्स, आप इस पर गौर करिएगा कि केवीएस के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी, उसके बारे में अध्ययन करना होगा। कब स्थापना हुई थी, कितने केवीएस हैं, कितने केंद्रीय विद्यालय हैं हमारे पूरे देश में, और इसका क्या पैटर्न है, किस तरह से चलता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। हाँ, वो जो एक पूरा सिस्टम है जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है हाँ और केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य है, हाँ इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये जो अभी प्रतिभागी जो अपियर होने वाले हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो मैं पुनः वापस आता हूँ उस पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैं इसके लिए तैयार नहीं था, तो मैंने वो एक बनाया अपने दिमाग में तुरंत। केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भारत में एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। इसका स्कूली शिक्षा में पर्याप्त योगदान है। फिर मेरा यह जो तीसरा ही वाक्य था कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो जैसे ही मैंने ये कहा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो उधर से तपाक से एक सवाल आया कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन। अच्छा, मतलब आपके जवाब से ही सवाल आते हैं। जवाब से ही सवाल आते हैं, बिल्कुल। तो जैसे ही वो प्रश्न उधर से आया और रिफ्लेक्शन इतना तेज था, अच्छा। कि उस समय माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी मानव हाँ संसाधन विकास मंत्रालय की हाँ मुखिया थी, हाँ। मंत्री थी। हम्म तो उधर से उन्होंने प्रश्न किया और तपाक से मेरा जवाब आया हम्म स्मृति ईरानी। हम्म। और यह एक ब्लंडर था मेरे इंटरव्यू का। माननीय इस लगाना भूल गए आप मैंने थोड़ा। श्रीमती, श्रीमती। माननीय, हाँ ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लगाया और मैंने सीधे बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाँ ये जो नए प्रतिभागी हैं जो सम्मिलित होने जा रहे हैं साक्षात्कार में, मैं उनसे निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा, हाँ हाँ। निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि जो भी जिस किसी भी व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, अगर वह किसी पद पर सुशोभित है, हाँ। तो निश्चित रूप से आप श्री, श्रीमती, सुश्री, डॉक्टर, माननीय, ऐसे जो उपसर्ग हैं इनका अवश्य इस्तेमाल करें। जो अपेक्षित सम्मान है उनका, जो वो अपेक्षित जरूर आपको सम्मान है देना वो है, निश्चित रूप से दें। क्योंकि संवैधानिक पद है और जो पद है वो आपसे ऊंचे है, और फिर आप सरकार के लिए काम करने जा रहे हैं, तो सरकार के जो ऊपर के लोग हैं उनको आप सम्मान दें, ये एक उम्मीद की जाती है। ऐसी उम्मीद की जाती है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। तो वो, उसको मैंने मिस्टेक नहीं कहा, मैंने ब्लंडर इसलिए कहा कि मेरा पूरा अच्छा खासा जो इंटरव्यू शुरू से चलता चला आ रहा था, एक अच्छा। खुशनुमा माहौल था। लगभग 15 मिनट का मेरा इंटरव्यू था। 15 मिनट का इंटरव्यू लंबा माना जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो आखिरी दौर में आकर के वो पूरा इंटरव्यू मेरा खराब हो गया। फिर उसके सिर्फ बाद इसलिए, सिर्फ इसलिए कि मैंने माननीय। स्मृति ईरानी ऐसा कह दिया। हम्म तो और वो बोलने के साथ ही मुझे रियलाइज हो गया, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता था सिवाय इसके कि मैं अपनी गलती को मान लूं। माननीय बोर्ड मेंबर ने तुरंत पकड़ भी लिया और कहा अच्छा, तो श्रीमती ईरानी आपके मित्र हैं। अरे वाह। अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया है सर पे। जी जी बिल्कुल। तो फिर मैंने मैंने कहा सर माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन चूंकि समाचार पत्रों में दिन प्रतिदिन हम ऐसे ही पढ़ते हैं तो वो अचानक से निकल आया। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप क्या हैं ये आपका रिफ्लेक्स बताता है, बाकी चीजें तो आप छुपा सकते हैं। फिर से बोलिए सर इस लाइन को। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आप क्या हैं ये आपका रिफ्लेक्स बताता है, कि आप बिना सोचे समझे जो उत्तर आप तपाक से दे पाते हैं, बिल्कुल आप
वैसे ही उत्तर देते हैं जैसे आप होते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी लाइन आप सीख रहे हैं इस इंटरव्यू से, कि आप क्या हैं ये आपका रिफ्लेक्स बताता है। मतलब कि आप जो तुरंत बोल देते हैं, तुरंत जो रिएक्ट कर देते हैं, वो चीज आपकी नेचुरलिटी को बता देता है। तो इसके लिए उपाय ये है कि आप थोड़ा पॉज लें, थोड़ा सा ठहर लीजिए, क्योंकि जब ठहराव थोड़ा आ जाएगा तो हो सकता है कि आपका उत्तर बेहतरीन हो जाए। क्यों सर? बिल्कुल ठीक बात है। हम इस पे थोड़ी देर बाद बात करेंगे जैसे ही ये समाप्त होगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल। बाद में मैंने अपने अनुभवों से सीखा और फिर मैं साझा भी करना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से नए बिल्कुल। प्रतिभागियों को। हाँ। तो फिर वहाँ वो बोर्ड मेंबर मुझसे काफी खफा हुए इस बात को लेकर। हम्म। फिर उन्होंने यह भी कहा कि एक बोर्ड मेंबर का नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने नहीं, कहा ठीक है, कि ठीक। हाँ। ये मिस्टर ये हैं, और कल को अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, इनके साथ आएंगे, तो आप इनके कंधे पे हाथ रख के कहेंगे कि हेलो मिस्टर एक्स, कैसे हैं। अच्छा। तो क्या हाँ। ये आप इनको कैसे ट्रीट करेंगे। अब मेरे पास सिवाय इसके कि मैं हाथ जोड़ता और सॉरी 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 बोलता, और कोई उपाय बचा नहीं था। कोई उपाय मेरे पास बचा नहीं था। मेरा इंटरव्यू वही समाप्त कर दिया गया और थैंक यू पांडे जी कह करके मुझे फिर वापस भेज दिया गया। फिर तो आप इस असमंजस में पड़े होंगे कि अब क्या बताएं, इंटरव्यू कैसा गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मैं काफी असमंजस में था, निश्चित रूप से मुझे कहना चाहिए। और मैंने ये समझ लिया था, हम्म। दरअसल मैंने बिल्कुल उसको ठीक से ये समझ लिया था कि अगर उनकी जगह पे मैं भी होता हाँ हाँ। तो मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती, और मैं किसी भी रूप में ऐसे कैंडिडेट को नहीं स्वीकार कर सकता हूं हाँ। जो इतनी भी शिष्टता न रखता हो कि अपने सामने वाले व्यक्ति को सम्मान दे सके। हम्म। वैसे व्यक्ति को मैं चुनना पसंद नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो इसको मैंने स्वीकार कर लिया था। हम्म। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेरा जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत आशान्वित नहीं था, इसलिए मैं रिजल्ट देख भी नहीं रहा था। अच्छा। मेरे एक अन्य मित्र ने देखा और मुझे फोन किया कि आपका हो गया है, तो सहसा मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि हम्म। इंटरव्यू मेरा ठीक नहीं हुआ है। हम्म। और वो परिलक्षित भी हुआ। 60 में हम्म। से कुल मुझे 35 नंबर मिले थे, 35। 60 में से? जी। ओहो, इसका मतलब ये कि आपने रिटेन में अच्छा स्कोर किया था। मैंने रिटर्न में अच्छा स्कोर किया था। हाँ, तभी वो इस पार लग गए आप। तो उस वक्त ये था कि वेटेज केवल 15% का होता था हम्म। इंटरव्यू का। अच्छा अच्छा। 85% रिटर्न, 15% इंटरव्यू। हाँ। तो मैं उसमें बाल बाल बच गया। अब तो इंटरव्यू का वेटेज बढ़ गया है सर। अब इंटरव्यू का वेटेज बढ़ गया है। हम्म। लेकिन मैंने अपनी इस गलती को सुधार ली जब मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू देने के लिए गया था, जो कि जयपुर में था। अच्छा। वहां मैं उस पर भी बात करूंगा। हाँ हाँ। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पहला इंटरव्यू था जो मैं टीजीटी एसएसटी के लिए मैंने दिया था। हाँ हाँ। तो उसमें ये ऐसा मेरा अनुभव रहा, और बाहर आकर के मतलब मैं बहुत आश्वस्त नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले में जो चुनिंदा बातें आप करना चाहते हैं, उसके हाँ, उसके आधार पर उसको बताइए। अब पीजीटी इकोनॉमिक्स पे आता हूं मैं। हम्म। मैं तब तक ठीक ठाक यूं कहूं कि साक्षात्कार को लेकर मैं काफी परिपक्व हो चुका था, ऐसा मुझे कहना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई व्यक्ति परिपक्व हो जाए। मतलब अपनी गलतियों से सीख चुके थे, ये कह मैं सकते हैं। पिछली अपनी गलतियों से सीख चुका था, मैंने वो कोई गलती नहीं की। हाँ मैंने पर्याप्त कहते हैं कि स्वयं को समय दिया। किसी भी हाँ। प्रश्न को लेकर मैं बिल्कुल हड़बड़ाहट में नहीं रहता था कि उन्होंने पूछा और अगर मुझे आ रहा है तो मैं तपाक से उसका जवाब दे दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, मैं मतलब बड़े आराम से। ये किशोरावस्था वाला भाव नहीं था कि यार ये तो हम जानते हैं, तुरंत बता देंगे, तुरंत बता देंगे, ये वाला भाव नहीं हाँ, रहता था कि हाँ। वो नहीं था, वो नहीं था। हाँ, ठीक है। स्थिरता थी मेरे अंदर। मैं हम्म। फिर उनको मैंने जवाब दिया। हम्म। हाँ, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम उसमें मुझसे विषय से संबंधित प्रश्न किए गए। हम्म। बोर्ड पर मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया। हम्म। मुझे एक टॉपिक दिया गया, उसकी कुछ जो टेक्निकल चीजें थी वो मुझसे पूछी गई वहां पे। हम्म। फिर उन्होंने मेरे हॉबी से रिलेटेड प्रश्न पूछे। अच्छा। और फिर उसके बाद वो आ गए कि पूरे भारतवर्ष में आपको नौकरी करनी है, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आपको किसी भी क्षेत्र में भेजा जाए, किसी भी हम्म। मेरा मतलब है किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में आपको भेजा जाए तो आप वहां जा पाएंगे, रह हाँ। पाएंगे। हम्म। तो मैंने इसका जवाब दिया था हाँ। हम्म। और ये बिल्कुल सच साबित भी हुआ। अभी आप गुवाहाटी में हैं कार्यरत, और
जो नॉर्थ ईस्ट लोगों को डराता है, काफी लोग जो वहां पे रह जाते हैं उनको लुभाने लगता है एक बार आप वहां पे जाने के बाद। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नॉर्थ ईस्ट का, ये 2 लाइन 1 मिनट बताइए। विवेक जी, जब तक हम दूसरे की आंखों से चीजों को देख रहे होते हैं तो वो उनका खुद का एक्सपीरियंस होता नहीं है। वो हाँ किसी दूसरे के अनुभव को समझने की कोशिश कर, अपना अनुभव बना के समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। पर जब नॉर्थ ईस्ट में स्वयं आकर के रहेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, यहाँ की परिस्थितियां, जलवायु बहुत ही अच्छी है, और हाँ। ये यहाँ एक आनंददायक माहौल है। हम्म। वो शहरों की भीड़ भाड़, दौड़ती हुई जिंदगी, इनसे आप बहुत दूर बड़े सुकून में आप रहेंगे। हम्म। तो मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए सकारात्मक है, सपोर्टिव है, किन्हीं भी अर्थों में नॉर्थ ईस्ट नेगेटिव नहीं है। यह बहुत ही अच्छा, मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। फिर वो इंटरव्यू में जब पूछा गया आपसे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन में, आपने कहा बिल्कुल मैं रह जाऊंगा, फिर उसके बाद क्या मैंने हुआ? मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि मैं यहाँ पे कार्य कर चुका था। हाँ हाँ। तो मैं अपने बिल्कुल स्वानुभव को साझा कर रहा था कि मुझे कोई समस्या नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में रहें। मैं सबसे पहली पोस्टिंग मुझे केरल में मिली थी, तो वो भी दक्षिण भारत का सुदूर दक्षिण हिस्सा है। तो केरल में तो आप कहाँ थे? केरल में मैं केंद्रीय विद्यालय अडूर द्वितीय पाली में था। तो वहां पर तो पूरा अंग्रेजी माध्यम रहा होगा। नहीं, केंद्रीय विद्यालय की खूबसूरती है, हिंदी और अंग्रेजी सभी जानते हैं। सही तो बात हम है। हिंदी भाषी क्षेत्र से है और लोगों ने बड़े हाथों हाथ लिया था और हाँ बड़ा हाँ। प्रेम बरसाया था वहाँ। और हाँ। हमारी जो नर्सरिंग वहाँ हुई वो काबिले तारीफ है। मैं जहां भी बिल्कुल। जाता हूँ मैं कहता हूँ कि अगर वर्क कल्चर कहीं सीखना है तो निश्चित रूप से केरल से सीखना चाहिए। हाँ हाँ। फिर इंटरव्यू पे आते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो इंटरव्यू में वो काफी मुझसे सेटिस्फाइड थे, और पीजीटी इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू से मैं भी सेटिस्फाइड था। हम्म। और मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। तो मित्रों देखिए, एक व्यक्ति जो इंटरव्यू में अपने पहले इंटरव्यू में 35 नंबर पाता है और दूसरे इंटरव्यू में वह व्यक्ति दूसरा रैंक लाता है, यह अपने आप में उपलब्धि है, अपने आप को मांझने की, अपने आप को निखारने की, और अपने आप को सहज करके ठहराव के साथ आगे बढ़ाने की। मैं फिर से कहता हूं, सहज करके ठहराव के साथ गति करने की, क्योंकि अगर ठहराव के साथ आप गति करते हैं तो आप एक संतुलन में रहते हैं। सर आप कुछ अंत में कुछ कहना चाहेंगे? अंत में विवेक जी, मैं दो चार मोटी मोटी बातें हैं जो कहना चाहूंगा। इंटरव्यू की तैयारी एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है। वस्तुतः आप जब से समझना शुरू करते हैं तब से आप इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं। वही आपका रिफ्लेक्स बताता है, जैसे आप हैं वैसे ही निकलता है, और निश्चित रूप से होना भी वही चाहिए। लेकिन कुछ चीजों का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने जो किया था कि मैं बिना शेविंग किए हुए ठीक कपड़ों में नहीं गया था, तो ये नहीं कि वो मेरे इंटरव्यू के मार्क्स को प्रभावित करेगा, वो मुझे मेरे आत्मविश्वास को प्रभावित कर रहा था। तो जब हम किसी खास ओकेजन के लिए ड्रेसअप होते हैं, इंटरव्यू भी हमारे लिए एक बड़ा ओकेजन है, तो हमें उसके हिसाब से डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए हमारी। निश्चित रूप से शेविंग करके जाएं, या जैसा भी, अगर आप दाढ़ी रखते हो तो ठीक से उसको सेट करके जाएं। आपका एक जो लुक होना चाहिए वो डिसेंट होना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू से सॉरी सर, नो सर, आई कांट रिकॉल दिस टाइम, आई डोंट नो द आंसर। इसके कई तरीके हैं, आप नहीं जानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन चीजों को आप जानते हैं उनको जितनी आपकी क्षमता है आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने रखें इंटरव्यू बोर्ड के। और इंटरव्यू बोर्ड कभी कभी वो सजेशन भी देते हैं, उनको बिल्कुल सर आंखों पे लेना चाहिए। उनके लिए कृतज्ञ रहिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, शिष्ट बने रहिए। आप रिटर्न क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो दमखम है, तभी आप वहां पहुंच रहे हैं। तो वहां घबरा करके चीजों को खराब करने की जरूरत नहीं है। आप सरल सहज बने रहें, निश्चित रूप से इंटरव्यू आपके कदम चूमेंगे और आप इसमें सफलता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं कि जब मैं नवोदय विद्यालय में था, तो नवोदय विद्यालय में टीजीटी एसएसटी था, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ टीजीटी एसएसटी का। तो पता नहीं कैसे करके किसी दूसरे लिंक के थ्रू सबसे पहले मैं सुझाव के लिए सर के पास ही गया था, अजय पांडे सर के पास।
तो उन्होंने मुझे उस समय सिर्फ यही सलाह दी थी कि अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है और आप नवोदय में पढ़ा रहे हैं तो आप सहज होकर जाइएगा, ठहर और आराम से आपका होना है, अगर होना होगा तो होगा। तो उस समय मुझे लगा था कि ये आदमी बताना नहीं चाहता है कुछ ज्यादा, तो ये टाल गया। लेकिन अब जब इतनी सारी इंटरव्यू और दूसरी चीजों को समझदारी आई तो लगा कि अगर आपका होना होगा तो होगा, ये आप मान के चलिए और बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के सहज रूप से जाइए और अपने आप को तैयार करके जाइए। हम लोग जुड़े हैं आपके साथ और अजय पांडे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे भी आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी तो हम एस्पिरेंट्स को आपके मार्गदर्शन के लिए आपको बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर।